सेक्शन 42 बालक देख रेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संस्थाएं चला रहे हैं लेकिन रजिस्ट्रीकरण नहीं करा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे ऐसी संस्थाओं का, तो क्या होगा? दंडित किए जाएंगे। देख रेख और संरक्षण के लिए जरूरतमंद बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भार साधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को जो धारा 41 की उपधारा 1 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते हैं, ऐसे कारावास से 1 वर्ष तक हो सकेगा या 1 लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। कितना कारावास है? 1 वर्ष तक का है, 1 लाख रुपए का है या दोनों से दंडित किया जाएगा। परंतु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक 30 दिन के विलंब को एक पृथक अपराध माना जाएगा। 1 महीने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, पेनल्टी लग गई, अगले 1 महीने फिर नहीं कराया आपने, तो एक पृथक अपराध माना जाएगा, फिर से 1 वर्ष 1 लाख रुपए की सज़ा हो सकती है। कहने का तात्पर्य ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको थोड़ा IMP कीजिएगा। कैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके में, कैसे देखिए क्रीम पूछना है उन्हें, तो आपको एक साइड से वो सब कुछ नहीं पूछेंगे, तो ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है, बस उसको पढ़ लीजिए एक बार, दिमाग में 2-4 चीज़ें आ जाए उनकी तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी बताया गया 41 में। 42 में ये कहा गया है कि भैया अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं आप तो क्या होगा? 1 वर्ष 1 लाख या दोनों से दंडित किए जाएंगे। और ऐसा रजिस्ट्रेशन एक बार दंडित हो गया, उसके 30 दिन तक फिर भी नहीं कराया आपने, दंडित होने के बाद भी 30 दिन तक नहीं कराया आपने, तो क्या होगा? फिर 1 लाख, 1 वर्ष या दोनों से दंडित किए जाएंगे, पृथक अपराध के तौर पर माना जाएगा। अगली धारा है खुला आश्रय। खुला आश्रय पे बात करते हैं। राज्य सरकार स्वयं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उतने खुले आश्रय स्थापित कर सकेगी, उनका रखरखाव कर सकेगी जितने अपेक्षित हों, और ऐसे खुले आश्रय का ऐसी रीति में जो विहित किया जाए उस रूप में रजिस्टर किया जाएगा। तो खुले आश्रय रखे जाने की बात है, ओपन शेल्टर जिनको बोलते हैं। उपधारा 1 में निर्देश खुले आश्रय आवश्यक सहायता के जरूरतमंद बालकों के लिए अल्पकालिक आधार पर ऐसे बालकों के साथ दुर्व्यवहार करने या बालाहार वंचन से संरक्षण या उन्हें सड़कों पर निराश्रित छोड़े जाने से बचाने के उद्देश्य से सामुदायिक आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे। आप देखिए, ये सुविधा के तौर पे यहाँ पर कार्य करेंगे। खुले आश्रय प्रत्येक मास ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, आश्रय की सेवाओं का लाभ उठाने वाले बालकों की बाबत जिला बालक संरक्षक और समितियों को सूचना देंगे। सामुदायिक आधारित सुविधा के रूप में कार्य करेंगे। सामुदायिक आधारित सुविधा क्या होती है? जिसमें सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। ऐसे शेल्टर होम बना दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक कोचिंग संस्थान अच्छा इजाद कर दिया है, ऊपर हॉस्टल बना दिए। अब मैंने कहा मेरे हॉस्टल में ओनली 10 लोग रह सकते हैं, तो 10 लोगों में ये है कि अब अपने अपने काम समझ लो। मैंने कहा 5 लोगों की टीम है, 5 लोगों की खाना बनाएगी टीम मॉर्निंग में, और 5 लोगों की टीम साफ़ सफाई करेगी मॉर्निंग में। जो 5 लोग सुबह खाना बनाएंगे वो शाम को रेस्ट करेंगे। शाम को टीम क्या करेगी? जो सुबह साफ़ सफाई वाली टीम थी वो खाना बनाएगी, और शाम को सुबह वाली टीम खाने वाली शाम को साफ़ सफाई करेगी। सामुदायिक सेवा। आप देखना, सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन में क्या होता है? जो चाहे आ जाओ, रहने लगो, कार्यक्रम कर लो, यहाँ पे नाम मात्र का पैसा दे के। धर्मशालाएँ होती, सामुदायिक भवन ही तो होता है कि साहब बेस्ट संस्थाओं की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि हम यहाँ पे खुला आश्रय बनाएंगे, जहाँ पे आप जाइए, कुछ सेवा कीजिए, खाइए पीजिए, रहिए, इस तरह की बात। पोषण देखरेख और जरूरत संरक्षण की जरूरतमंद बालकों को पोषण देखरेख में, जिनके अंतर्गत समिति के आदेशों के माध्यम से उनकी देखरेख और संरक्षण के लिए सामूहिक पोषण देखरेख भी है। ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करके किसी ऐसे कुटुंब में जिसके अंतर्गत बालक के जैव दत्तक माता पिता नहीं है, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त होने के रूप में मान्यता प्राप्त किसी असंबद्ध कुटुंब में अल्पावधि बढ़ाई अवधि के लिए रखा जा सकेगा। अल्पावधि या बढ़ाई गई अवधि के लिए रखा जा सकेगा। पोषण कुटुंब का चयन कुटुंब की योग्यता,
आशय क्षमता बालक की देखरेख के अनुभव के आधार पर होगा। तो इसको मैं पढ़ना ज़्यादा उचित नहीं समझ रहा हूँ। बस यहाँ पर देखिएगा पोषण देखरेख, जहाँ बच्चे को एक कुटुंब की भांति रखा जाता है, जैसे मान लो उसका कुटुंब भी हो और उसकी देखरेख की जाती है न्यूट्रिशन के संबंध में, खाने पीने मापदंडों के संबंध में, वो यहाँ पर पोषण देखरेख के अंतर्गत आएगा। प्रवर्तकता, अभी प्रवर्तकता वर्ड यूज हुआ है, ये क्या होता है इसको भी अपन देख लेते हैं। थोड़ा ये टॉपिक अपन को फिनिश करना है, फिर अपन रोकेंगे, पढ़ते रहेंगे सब लोग। राज्य सरकार बेस्टिक प्रवर्तकता, सामूहिक प्रवर्तकता या सामुदायिक प्रवर्तकता जैसी बालकों की प्रवर्तकता के विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेने के प्रयोजन के लिए नियम बना सके। अब बच्चों के संबंध में ये सुविधाएं थोड़ी देखी जा सकेंगी कि व्यक्तिगत उनका विकास हो, उनके ऊपर इन्फोर्स किया जाए व्यक्तिगत तौर पे या सामूहिक तौर पे इन्फोर्स किया जाए, सामुदायिक तौर पे इन्फोर्स किया जाए। इन सब के लिए नियम बनाने की शक्ति किसको है? राज्य सरकार को है। इनमें क्या क्या आएगा? निम्नलिखित मापदंड आएंगे। माता विधवा, विच्छिन्न, विवाह स्त्री या कुटुंब द्वारा परित्यक्त है, बालक अनाथ है और विस्तारित कुटुंब के साथ रह रहे हैं, जहां माता पिता जीवन के लिए संकटमय रोग से पीड़ित हैं, माता पिता दुर्घटना के कारण अशक्त हो गए हैं और बालकों की वित्तीय और शारीरिक दोनों प्रकार से देखरेख करने में असमर्थ है। प्रवर्तकता की अवधि ऐसी होगी जो बेहद की जाए। तो इन सब के संबंध में बेहद मापदंड होंगे, प्रवर्तकता के तौर पर व्यवस्थाएं की जाएंगी। प्रवर्तकता कार्यक्रम द्वारा बालकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा संबंधी और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुटुंब, बाल गृह और विशेष गृहों को अनुपूरक सहायता प्रदान की जा सकेगी। इनके संबंध में 3 संस्था काम करते हैं, कुटुंब काम करता है, बाल गृह और विशेष गृह काम करते हैं प्रवर्तकता के संबंध। मतलब निराश्रित लोग हैं जो, उनके संबंध में स्पॉन्सरशिप अपन बोलते ना कि इस कार्यक्रम की स्पॉन्सरशिप कौन ले रहा है, प्रवर्तकता, खर्चा पानी कौन उठा रहा है या कुछ अन्य चीज़ें, तो पूरा नाम उसी का चलेगा या कुछ संस्थाएं ऐसी। तो इन संबंध में थोड़ा ये व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी कि इनको इन्फोर्समेंट किया जा सके। बाल देखरेख संस्थाओं को छोड़ने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख। अब किसी बालक के 18 वर्ष से आयु पूरी करने पर किसी बाल रेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुनः लाने का शुक्र बनाने के लिए ऐसी रीति में जो बेहद की जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। 18 साल तक मैंने बाल संस्था में रखा है ऐसे बच्चे को, अब 18 प्लस हो गया तो अब नहीं रख सकते, बच्चा तो रह नहीं गया है, वो मेजर हो गया है, तो उसको कुछ वित्तीय सहायता देंगे कि भैया कुछ ले लो, 10,000 50,000 रुपये ले लो, ठेला लगा लो, कुछ अन्य बिजनेस कर लो, आप थोड़ा उन सपोर्ट कर दें, बाद में आप संस्था से चुका दीजिएगा या कुछ अनुदान के तौर पे आपको दे दिए जाए। तो ये पश्चातवर्ती देखरेख के तौर पे आता है कि मेजर होने पर भी संस्थाएं उस बच्चे को समाज में पुनर्स्थापित करने के लिए पूरा प्रयास करती हैं। ये भी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संप्रेक्षण गृह 47 में है। देखिए राज्य सरकार क्या करेगी, स्वैच्छिक स्वयं मतलब गवर्नमेंट का या प्राइवेट या गैर सरकारी संगठन द्वारा, NGO द्वारा जिला या जिला के समूह में संप्रेक्षण गृह स्थापित कर सकेगी। तो जिला या जिला के समूह में संरक्षण गृह स्थापित कर सकेगी, उनका रखरखाव कर सकेगी। देखरेख और पुनर्वास के लिए 41 के दिन रजिस्ट्रेट किया जाएगा। इन संस्थाओं को संप्रेक्षण गृह को रजिस्ट्रेशन की भी बात की गई। राज्य सरकार यह राय है, जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा 1 के अधीन स्थापित या अनुरक्षित किसी गृह से भिन्न कोई रजिस्ट्रीकृत संस्था इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के लंबित रहने के दौरान विधि का उल्लंघन करने के अभिकथित ऐसे बालक को अस्थायी रूप से रखने के योग्य है, तो वह इस अधिनियम के उल्लंघनों प्रयोजनों के लिए ऐसी संस्था को संप्रेक्षण गृह के रूप में रजिस्ट्रेट कर सकेगी। अब विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में है, तो यहाँ पर क्या कर सकती है, वो संरक्षण गृह के तौर पर रजिस्ट्रेट कर सकती है कि आप ऐसे बच्चों को रखिए। राज्य सरकार संप्रेक्षण गृहों के संबंध में और मॉनिटरी के लिए वो बंद करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सब क्लॉज 4 कहती है अपराधी बालक हैं जो विधि का उल्लंघन करने वाले बालक हैं, जो माता पिता संरक्षक
के भार साधन में नहीं रखा जाता है, संप्रेक्षण गृह में भेजा जाता है। बालक की शारीरिक मानसिक परिस्थिति कारित अपराध की कोटि पर सम्यक विचार करने के पश्चात बालक की आयु लिंग के अनुसार उसे रखा जाएगा। अब अपराधी प्रवृत्ति के बच्चों को कहाँ रखा जाता है? संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। संप्रेक्षण गृह में उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन होम में, कि बालक को ऑब्जर्व किया जाता है, ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। विशेष गृह, अब देखिए राज्य सरकार क्या करेगी? विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित हो, जिन्होंने अपराध किया है, जो किशोर न्याय बोर्डों के धारा 18 के अधीन किए गए आदेश द्वारा वहां रखे गए हैं, स्वयं स्वैच्छिक गैर शारीरिक संगठन के माध्यम से विशेष गृह स्थापित करेगी। सम्राट आवाज नहीं करो। विशेष गृह स्थापित करेगी और उनका रखरखाव करेगी और रजिस्ट्रेट किए जाएंगे। अभी आप ध्यान दीजिएगा, जो अपराधी प्रवृत्ति के बालक हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा इनके लिए विशेष गृह रखे जाने की बात की जाती है। इन विशेष गृह को रजिस्ट्रेट कराया जाएगा। ये प्राइवेट भी हो सकेंगे, सहकारी भी हो सकेंगे, एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाले भी हो सकेंगे। राज्य सरकार विशेष गृहों के प्रबंध मॉनिटर के लिए नियमों द्वारा उपबंध कर सकेगी। इन्हें मॉनिटर किया जा सकता है, नियम बनाए जा सकते हैं। आगे देखिए 49, और पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुरक्षित स्थान, देखिए सब में बिल्कुल एक जैसे ही लिखा है पूरा। राज्य सरकार धारा 41 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी राज्य में कम से कम एक सुरक्षित स्थान की स्थापना करेगी। देखिए पूरे राज्य में एक सुरक्षित स्थान होगा, जिले में नहीं होता, ये आपको ये ध्यान देना है। जिससे 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी व्यक्ति को या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को, जो 16 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बीच का है और कोई जघन्य अपराध कारित करने का अभियुक्त है, निर्दोष ठहराया गया, रखा जा सकेगा। अब देखिए निर्भया वाले केस में उस बच्चे को कहाँ सुरक्षित स्थान में रखा गया था। 16 से 18 के बीच का था वो, उसको सुरक्षित स्थान में रखा गया था। कैसे? इसने हीनियस क्राइम किया था, हीनियस क्राइम, किसी की हत्या की थी, गलत कृत्य किया था। प्रत्येक सुरक्षित स्थान में जांच की प्रक्रिया के दौरान ऐसे बालकों या व्यक्तियों के और कोई अपराध कारित करने के दोषित बालकों या व्यक्तियों के ठहरने के लिए अलग प्रबंध और सुविधाएं होंगी। अलग अलग मतलब एक सिंगल सेल होगी, इन लोगों के लिए इकट्ठा नहीं रखा जाएगा। राज्य सरकार नियमों द्वारा इस प्रकार के स्थानों को, जिन्हें उपधारा 1 के अधीन सुरक्षित स्थान के रूप में विभक्त किया जा सकता है, और उन सुविधाओं और सेवाओं को उपबंध किया जाएगा, बेहद कर सकेगी। राज्य सरकार उनके संबंध में क्या सेवाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं, क्या प्रोसीजर, ये बेहद करने का पावर किसको है? स्टेट गवर्नमेंट। 50 बाल गृह, राज्य सरकार प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में स्वयं या स्वैच्छिक अथवा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ऐसे बाल गृह स्थापित कर सकेगी, उनका रख रखाव कर सकेगी, जिन्हें बालकों को देख रेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए देख रेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक को रखने के लिए उस रूप में रजिस्ट्रेट किया गया है। तो राज्य सरकार करेगी, बाल गृह की स्थापना करेगी, जरूरतमंद और देख रेख के बालकों को यहाँ पर रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है बाल गृह में, ध्यान दीजिए। अपराधी बच्चों को संप्रेक्षण गृह में, सुरक्षित स्थान में रखा जाता है, अनाथ बच्चों को बाल गृह में। ये आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। राज्य सरकार किसी बाल गृह को बालकों के लिए विशेष जरूरतों वाले ऐसे उपयुक्त गृह के रूप में अभिहित कर सकेगी, जो आवश्यकता पर निर्भर करते हुए विशिष्ट सेवा प्रदान करता है। आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट सेवा प्रदान करता है, ऐसे गृह में कर सकेगी। राज्य सरकार नियमों द्वारा बाल गृहों की मॉनिटरी और प्रबंध का उपबंध कर सकेगी। वैश्विक देखरेख योजना के आधार पर सेवा स्तर प्रगति भी देख सकेगी। ये आप ध्यान दीजिए। पूरा राज्य सरकार, जितने भी संस्थाएं हैं, राज्य सरकार ही गठित करती है, इन्हें रजिस्ट्रेट कराए जाने की आवश्यकता बताती है। उचित सुविधा तंत्र, ये भी एक संस्था है, बोर्ड या समिति, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सरकारी संगठन या स्वैच्छिक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे किसी सुविधा तंत्र और बालक की देखरेख करने वाले सुविधा तंत्र संगठन की उपयोगिता की बाबत सम्यक जांच के पश्चात किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी बालक का अस्थायी रूप से उत्तरदायित्व लेने के योग्य होने की मान्यता ऐसी रीति में प्रदान करेगी जो बेहद की जाए। बोर्ड या समिति उपधारा 1 के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी। जो लेखबद्ध किए जाने वाले कारण हैं उनके आधार पर वापस भी ले सकेगी। वो उचित सुविधा तंत्र इसको घोषित करेगी। कौन करेगा? बोर्ड या समिति। योग्य व्यक्ति,
बोर्ड समिति किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो विहित किया जाए, किसी बालक को अस्थायी रूप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्येक पत्र के समय सत्यापन के पश्चात योग्य व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी। कौन करेगा यहाँ पे? बोर्ड या समिति। जैसे मैं योग्य व्यक्ति हूँ, पहले एक नवजात बच्चे को बचाया तो बोर्ड ने कह दिया इसके संरक्षण आप कीजिए, आप योग्य व्यक्ति हैं, आप अपने पास रखिए, एक लेटर लिख के दीजिए कि पूरा संरक्षण भार हम ले रहे हैं जब तक और कार्रवाइयाँ नहीं हो जाती। 2 4 5 दिन 10 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दिया, फिर संस्था के पास छोड़ दिया। बोर्ड या समिति उपधारा 1 के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने के कारणों से वापस भी ले सकेगी योग्य व्यक्तियों। अब देखिए 53 कहती है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाओं और उनका प्रबंध। अब इनके जो रजिस्ट्री के संस्थाएं हैं उनमें पुनर्वास और पुनः मिलाने की सेवाएं, उनका प्रबंध के बारे में बात की गई है कि ये बताया गया है कि विहित मानकों के अनुसार आधारभूत आवश्यकताएं जैसे खाना, आश्रय, कपड़े, चिकित्सा, विशेष जरूरतों वाले बालकों के लिए उपस्कर जैसे व्हील चेयर, प्रोस्थेटिक युक्तियाँ, श्रवण सहायक यंत्र, ब्रेल लिपि, यथापेक्षित कोई अन्य साधन, विशेष जरूरतमंद बालकों के लिए उपयुक्त शिक्षा, परंतु 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु वाले बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बालक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंध लागू होंगे। कौशल विकास, उपजीविका, थेरेपी, जीवन कौशल शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, मध्यक्षेप, बालक की जरूरत के लिए निर्दिष्ट परामर्श, आमोद प्रमोद क्रियाकलाप, खेल कूद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, विधिक सहायता, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, निराव्यसन, रोगों के उपचार के लिए परामर्श सेवाएं, देख रेख प्रबंध, बेस्टिक देख रेख योजना चालू है, जन्म रजिस्ट्रीकरण, पहचान का सबूत। देखिए आदि ये कुछ बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन इनको अपन थोड़ा देख सकते हैं कि रजिस्ट्री की संस्थाओं में पुनर्वास और पुनः मिलाने के लिए क्या हो सकता है। जैसे आप मान लीजिए जैसे अपन संस्थान अपन लोग पढ़ रहे हैं क्लास में, अब विक्रम सर को क्या करना है? अपडेट पढ़ाना है, सिस्टमेटिक पढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने चाहिए अपने एग्जाम में, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। तो अपनी क्लास का क्या एक रेगुलरिटी रहती कि डायरेक्ट होना चाहिए सबके पास में, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आप पढ़ेंगे रेगुलर। वही यहाँ पे संस्थाओं जो रजिस्ट्री के संस्थाएं हैं उनको पुनर्वास करना है, देख रेख करना है बच्चों की, तो वो सारी फैसिलिटी उन्हें देनी पड़ेगी जिससे सर्वोत्तम विकास हो बच्चे। आगे छोड़ देना आप सप्लॉय 2 वगैरह ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं 54 पे आ जाते हैं सीधा, 2 धाराएं और पढ़ते हैं फिर ब्रेक करते हैं यहाँ पे। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री के संस्थाओं का निरीक्षण राज्य सरकार, राज्य या जिले के लिए इस अधिनियम के अधीन योग्य होने के रूप में रजिस्ट्री के तहत मान्यता प्राप्त सभी संस्थाओं के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो विहित किया जाए निरीक्षण समितियां नियुक्त करेगी। क्या करेगी? निरीक्षण समितियां नियुक्त करेगी राज्य सरकार। ऐसी निरीक्षण समितियां 3 सदस्यों से अन्यून के एक दल में, जिसमें कम से कम एक मुस्लिम, एक महिला होगी और एक चिकित्सा अधिकारी होगा, आवंटित क्षेत्रों में 3 मास से कम एक बार बालक रखने वाली सुविधा तंत्रों आज्ञापक रूप से निरीक्षण करेगी और निरीक्षण के 1 सप्ताह के भीतर ऐसे निरीक्षण निष्कर्षों की रिपोर्ट अग्रिम कार्रवाइयों के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगी। तो यहाँ देखिएगा रजिस्ट्री के संस्थाओं का निरीक्षण करने का राज्य सरकार यहाँ पे प्रावधान करती है, समितियाँ बनाती है, समिति निरीक्षण करेगी, 3 माह में एक बार निरीक्षण करेगी, उसकी रिपोर्ट किसको करेगी? डीएम साहब को करेगी। निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण की 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 1 मास के भीतर समुचित कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। युक्त कार्रवाई, उससे लग रहा है कुछ कमियां हैं संस्था में, कुछ सुधार करने की जरूरत है, प्रॉपर काम नहीं चल रहा है, तो वो सब अनुशंसा निर्देश देगा, डीएम देगा। संरचनाओं के कार्यकरण का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट ऐसी अवधि में और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के माध्यम से जो उस प्रकार उस सरकार द्वारा विहित किए जाएं, बोर्ड, समिति, विशेष किशोर पुलिस एकक, रजिस्ट्री के तो मान्यता प्राप्त योग्य सुविधा तंत्रों और व्यक्तियों के कार्यकरण के स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कर सकेगी। ऐसा स्वतंत्र मूल्यांकन दोनों सरकारों द्वारा किए जाने की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया मूल्यांकन अभिभावी होगा। ध्यान दीजिएगा।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मूल्यांकन करने का पावर दिया गया है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और डीएम को, 3 लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये अपना यहाँ पे बहुत लेंदी है। लेंदी इसलिए है, कैसे, यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके बारे में मैं 5 चीज़ें पूछता हूँ जो आपको बताना है। आपने क्या LLM किया है, ठीक है। हायर एजुकेशन पूछी जा सकती है, आप कहाँ के रहने वाले, ये पूछा जा सकता है। आपका सबसे अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा, ये पूछा जा सकता है। क्या आप एक टॉपिक बता सकते हैं, पूछा जा सकता है। आपसे इंटरव्यू की बात करें, ऐसी आप सोचिए इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे तो ये पूछेंगे, बताइए सर रजिस्ट्रीकरण कौन सी सेक्शन के अंतर्गत जरूरी है, संप्रेक्षण ग्रह की व्यवस्था कौन सी सेक्शन बताती है, संप्रेक्षण ग्रह, सुधार ग्रह, बाल ग्रह के बारे में कौन सी सेक्शन बताती है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ज़्यादा अंदर आपको परेशान नहीं होना है, वो एक ही चीज़ है। सबके पावर किसको दिए गए हैं, राज्य सरकार को दिए गए हैं, और रिपोर्ट किसको करते हैं, डीएम को करते हैं। डीएम क्या करता है, निर्देश देता है। सब संस्थाओं में कॉमन चीज़ें हैं बिल्कुल। तो आप बिल्कुल ऐसे पढ़िए इसको, थोड़ा उबाऊ लगेगा आपको, लेकिन आपके पास और कोई विकल्प नहीं है इसको पढ़ने का। अगर अपन एक एक लाइन छोड़ के पढ़ाते हैं तो आपका मन नहीं लगेगा। तो वो चीज़ें इंडिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि सारी चीज़ें आपके सामने इंडिकेट आ जाए। तो अभी यहाँ पे थोड़ा गैप करते 2-4 मिनट को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जीएस की ओर। जीएस की बात करते हैं, 4-5 मिनट का गैप है यहाँ पर, ठीक है।